अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब देखिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो इज समथिंग कि आपने कोई पोजीशन एक्चुअली हासिल नहीं की है, क्योंकि आप एक पोजीशन ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, उसके वजह से आपको एक दूसरी पोजीशन मिल रही है, दैट इज एक्स ऑफिशियो। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उनके पावर क्या होते हैं, सेम होते हैं दोज ऑफ स्पीकर। तो आपको पता है जैसे कि एक हायरकी होती है, आप वो डाउनलोड करके देख सकते हैं, विकीपीडिया पे आपको मिल जाएगी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद मतलब किस तरीके से एक हायरकी चलती है कि कौन सबसे ऊंचा है, ठीक है। पावर्स के टर्म्स में नहीं है ये, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो वैसे ही जो है अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शन अगर हम देखें तो दोनों भी क्या है, स्पीकर के सेम में है, लेकिन ये मेंबर नहीं होते हाउस के, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दोनों अलग अलग हाउसेस है। अब होता ये है कि राज्यसभा का एक और राज्यसभा मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, ठीक है। और होता यहाँ पर यह है कि अगर इन केस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट खाली हो जाती है, तो उसकी जगह पे राज्यसभा एक डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करके रखते हैं हमेशा, ठीक है, जो चेयरमैन बन जाता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसकी पोस्ट भी खाली है, ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट भी खाली है, तो राज्यसभा क्या करेगी, एक और मेंबर को जो है इलेक्ट कर लेगी एज डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो ये आपको कुछ रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, ये याद हो गया आपको। और अगर ये नहीं रहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, डेथ, इलनेस वगैरह, तो इनकी जगह पे कौन सर्व करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन जो है सर्व करते हैं। अब राज्यसभा में कुछ और भी पोजीशंस होती है। एक तो चेयरमैन की पोजीशन, डेप्यूटी चेयरमैन की पोजीशन आपको पता चल गया, ठीक है। अब एक और पोजीशन जो होती है, हर एक जो सेक्रेटेरिएट होता है वो हैंडल होता है एक सेक्रेटरी द्वारा, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटरी होता है राज्यसभा का, उसका सेम फंक्शन होता है एज दैट ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ अ लोकसभा, बट देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, आपको पता है कि लोकसभा में ही जो है मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास ज़्यादा पावर ये होती है कि जब भी जॉइंट मतलब जब भी जो है बेसिकली जब भी क्या कहते हैं मनी बिल पास करना है, उसको सर्टिफाई करने का काम वो करता है। और जब दो सेशंस होते हैं, आपको पता है कोई भी तरीके का अगर एग्रीमेंट नहीं पहुंच पा रहा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो क्या होता है, दोनों के बीच का एक जॉइंट सेशन रखा जाता है। उसमें जो है प्रिसाइड कौन करता है, राज्यसभा का स्पीकर करता है, ना कि सॉरी 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 लोकसभा का स्पीकर करता है, ना कि राज्यसभा का, ठीक है। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा का स्पीकर। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। आर्टिकल 84 में कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस किया गया है कि किस तरीके की क्वालिफिकेशन होगी फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये फॉलोइंग हमारी क्वालिफिकेशन है। देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हो, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, एमएलए, एमपी, एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगी कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन के सामने इन्हें जो है अपने आप को ऑथराइज करना होता है और ओथ लेनी पड़ती है। ये ओथ सब जो है वो कहाँ पर इंक्लूडेड है, थर्ड शेड्यूल में इंक्लूडेड है। मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया था, ये कोड वर्ड कुछ इस तरीके से था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये बहुत फेमस कोड है, आपको पता होगा। तो इस पर्टिकुलर कोड वर्ड में अगर आप देखिए तो आपको इससे सारे स्केड्यूल्स याद हो जाएंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन TEA, ए फॉर TEA अफर्मेशंस एंड ओथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और फिर बाकी RS सबके फुल फॉर्म है। तो दिस इज बिकॉज आपको याद करने होते हैं कि स्केड्यूल्स कहाँ पर कौन से हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। दिस इज जस्ट आप कह सकते हैं एक्रोनिम। अब एज की बात करते हैं, तो 30 ईयर्स ऑफ एज इज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 30 ईयर्स, ठीक है।
और कोई और भी क्वालिफ़िकेशन ऐड की जा सकती है उनको बनाने के लिए, लेकिन वो क्वालिफ़िकेशन लॉ के द्वारा पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी लोग डिमांड करते हैं कि द पर्सन शुड बी एजुकेटेड, तो इस तरीके की क्वालिफ़िकेशन भी ऐड की जा सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिसक्वालिफ़िकेशन, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट जिससे बताया जा रहा हो कि एक पर्सन डिसक्वालीफाई हो जाएगा, तो आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि एक पर्सन कब डिसक्वालीफाई हो सकता है। ये सब फॉलोइंग कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन, अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहा हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तब वो जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि जो सर्विसेज में होते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर, वो जब तक अपना जॉब नहीं छोड़ देते वो ज्वाइन नहीं कर सकते पार्लियामेंट कह रही हूँ, पॉलिटिक्स कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि अगर उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो दे फर्स्ट लीव देयर जॉब। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। सेकेंडली हो गई, अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। एंड इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। व्हाट डज दिस मीन? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन जिन्होंने अपना लोन लिया है बट दे आर नॉट एबल टू पे बैक इट। ठीक है, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मीन्स कि कोर्ट ने अभी तक इसे जो है परमिशन नहीं दिया है, मतलब उसके जो डेब्ट्स है वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ नॉट एबल टू क्वालिफाई द इलेक्शन। ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं होंगे इलेक्शन के लिए। एंड लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज दैट इफ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और जैसे कि अगर इंडिया का सिटीजन, आपको मैंने सिटीजनशिप में पढ़ाया था कि इंडिया की सिटीजनशिप आप लॉस भी कर सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। एंड व्हाट आर दोज रीजंस, अगर हम देखें तो द रीजंस कैन बी लाइक कि अगर आप फ्यूचर में लाइक फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्योर कर लेते हो, या फिर थ्रू आप मतलब अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रीजंस है जिससे आपको सिटीजनशिप आपके लॉस हो सकती है। Once your citizenship is lost, you cannot contest the election, sorry. And if any special law is made by the parliament to disqualify him, so he is disqualified. अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, तो एज आई अर्लियर सेड यू कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती। इसमें 6 साल के लिए मेंबर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं, और हर 2 साल बाद, मैंने आपको 1 साल कहा था शायद, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड नहीं हुआ था कि राज्यसभा मेंबर्स का कितना टर्म रहेगा। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास हुआ 1951 में, तब डिसाइड किया गया कि राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना रहेगा। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि राज्यसभा के जो फर्स्ट बैच ऑफ मेंबर्स थे उनका जो टर्म है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया। अब देखिए, उस टाइम पे तो आपको पता है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है 1940, मतलब आप देखेंगे इंडिपेंडेंस हमें मिल रही है 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा है 1950 में। ठीक है, जब तक के लोकसभा और राज्यसभा तब थी ऑलरेडी, तो अब जब कानून आता है, कानून के बाद उसको फॉलो करना स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट बैच था राज्यसभा का, उसमें कौन कब रिटायर करेगा ये डिसाइड किया गया लॉटरी के थ्रू। ठीक है, जैसे कि कौन 2 साल बाद, कौन 4 साल बाद, और कोई 6 साल बाद रिटायर होने वाला था। अब देखिए, होता ये है कि कुछ पावर्स जो होती है राज्यसभा के पास स्पेशल होती है इन कंपैरिजन टू लोकसभा, ये आपको समझना है, और कुछ पावर्स लोकसभा के पास होती है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। दोनों की पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन किस कंटेक्स्ट में ज़्यादा पावरफुल है। अब देखिए, राज्यसभा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपको पता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो होता ये है कि इसमें स्टेट्स की बात की गई है, तो इसका एक फेडरल कैरेक्टर है अगर मैं आपको कहूँ, और इस फेडरल कैरेक्टर की वजह से इसको कुछ ऐसी पावर्स मिलती है जो लोकसभा को नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लिस्ट के बारे में, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी पावर्स जो है वो डिवाइड की गई है 3 लिस्ट में। ठीक है, एक हो गई यूनियन लिस्ट, एक हो गई स्टेट लिस्ट, एक हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि किस पे सेंटर लेजिस्लेट करेगा, किस पे स्टेट लेजिस्लेट करेगा, और किस ऐसी चीज़ें हैं जिस पे दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि एक पर्सन दूसरे के लिस्ट में जाकर लेजिस्लेट नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, हर चीज़ में एक एक्सेप्शन रहता है। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर राज्यसभा पास करती है ये बिल
बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट, ठीक है, यानी स्पेशल मेजोरिटी हो गया, ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट है उसके 2/3 मेंबर्स जो है ये बिल पास करने चाहिए कि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको ये लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाता है, लेकिन राज्यसभा क्योंकि सेंटर में स्टेट की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, आप ऐसा मान सकते हैं, तो राज्यसभा जब ये परमिशन देती है कि आप इस पे आपको लॉ बनाना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ को देखते हुए क्या होता है कि जब ये बोला जाता है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर क्या होता है कि राज्यसभा राज्यसभा में जब ये बिल पास हो जाता है कि आपको लॉ, अब पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, तब जाके जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी कानून पे लॉ बना सकती है। मतलब यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि सेंटर को ज़्यादा पावरफुल रखा गया है एज कम्पेयर टू स्टेट। एक और चीज़ ये है कि राज्यसभा अगर ये कहती है कि राज्यसभा मेजोरिटीली ये पास करती है कि हमें एक और सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है, एक ऑल इंडिया सर्विस की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी जो है पास हो जाती है, पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ बनाती है जिससे इस तरीके की सर्विस आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रोक्लेमेशन जो है इशू करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जा रही है एक स्टेट में, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन तरीके की चीज़ें हो गई आपको पता है, यानी कि अगर हमें इमरजेंसी लगानी है किसी भी टाइप, तो तीन टाइप की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस टाइम पे कौन सी इमरजेंसी लगी थी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें हमारी इमरजेंसी लगाई गई थी। तो तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, या तो एक स्टेट में लगाई जाती है वो होती है जो कि एक स्टेट में पर्टिकुलरली गवर्नर का रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इन शॉर्ट इसको ऐसा कहा जाता है, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे इंडिया में कौन सी इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर लगाई गई थी वो मुझे आप बताइएगा। अब जब इस तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है तो दोनों हाउसेस को पास करना चाहिए तभी ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर इन केस लोकसभा डिसॉल्व्ड है तो उस टाइम पे राज्यसभा की जिम्मेदारी होती है पास करने के लिए, क्योंकि लोकसभा जो है मैंने आपको कहा परमानेंट हाउस नहीं है और डिसॉल्व भी हो जाती है। एक और चीज़ मैंने आपको ये भी कही, लोकसभा जो होती है मीटिंग्स करती है सेशंस के द्वारा, मैं आपको बताऊंगी, तो अगर उस टाइम पे लोकसभा का हाउस प्रेजेंट नहीं है तो राज्यसभा जो है इस पर लेजिस्लेट कर सकती है। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में जब हम समझते हैं तो इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय पीपल, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसमें 550 से ज़्यादा मेंबर नहीं रहेंगे, ये चीज़ जो है डिसाइड की गई थी बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में इसको चेंज भी किया जा सकता है जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि 550 मेंबर से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है, उसमें से 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट में से आएंगे, आपको स्टेट पता है, यूटी भी पता है, और 20 मेंबर्स जो है यूनियन टेरिटरी में से आएंगे, और दो ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे जो कहाँ से आएंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आएंगे। तो फाइनल स्ट्रेंथ कितनी बन गई, 552, ठीक है, लेकिन 552 में से 550 इलेक्टेड है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी। मैं ये कह रही हूँ कि आउट ऑफ 552, 550 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो क्या करता है कि हर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उतनी ज़्यादा क्या देता है, वो सीट्स देता है, सीट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। हमारी इंडिया जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है, तो हर स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये हर स्टेट को डिवाइड करता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अब इसका आपको पता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है एक बार फिर से, उसके तहत हमारी पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ गई है, हो सकता है लोकसभा की सीट्स बढ़ जाए, ठीक है। और मोर ओवर आप देखेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन के दूसरे भी काम होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक इंटायर हमारा फ्रेमवर्क है जिसमें हर स्टेट को सीट्स जो है इक्वल प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब लीजिए मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, हर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको सीट्स दी जाती है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द
ये हमारा क्योंकि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। अगर यूएस का फेडरलिज्म होता तो यूएस का फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट बड़ा हो या छोटा हो आपको सीट जो है एक जैसी मिलती है, तो वो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहलाता है। बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है, और साथ साथ इसकी पोजीशन भी सिमिलर होती है, आपको पता है, लाइक दैट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन होता है, उसका जो स्पीकर होता है वो भी इंडिया के लोकसभा के स्पीकर की तरह ही होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो दोनों जो है अपने लोकसभा ऑफिस को, मतलब जैसे वो बनते हैं स्पीकर, वो ए पॉलिटिकल उनको होना पड़ता है, क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के। अब लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, अपोजिशन पार्टीज भी है, तो इसलिए उन्हें जो है न्यूट्रल होना पड़ता है। इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो जैसे ही स्पीकर बनते हैं वो अपना जो ऑफिस होता है एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा उसे जो है सीज करते हैं, मतलब वो नो मोर जो है मेंबर रहते हैं ऑफ लोकसभा, ठीक है। बट जैसे ही लोकसभा जो है डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो स्पीकर जो है जब तक के रहता है, जब तक के जो है स्पीकर रहता है, जब तक के दूसरा जो है हाउस जो है नहीं बन जाता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, अगर जो हाउस है उसने रेजोल्यूशन पास किया बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर। ये आर्टिकल 94 में जो है मौजूद है, ठीक है। मतलब अगर एक हाउस ने पास कर दिया कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है तो वो रिमूव हो जाएंगे। बट इस तरीके का कभी भी आपको अगर देना है तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके का रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। और जब रिजोल्यूशन हो रहा है अंडर द रिमूवल का, तो उस टाइम पे स्पीकर प्रिसाइड नहीं करता है, बट वो पार्टिसिपेट कर सकता है और बोल सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें वो कर सकता है। अगर इन केस लोकसभा का टर्म एक्सटेंड होता है तो स्पीकर का टर्म ऑटोमेटिकली जो है एक्सटेंड हो जाता है। देखिए, जब भी हाउस होते हैं उसके प्रोसीडिंग्स में स्पीकर पार्ट तो लेता है, लेकिन वो कभी भी अपना वोट कास्ट नहीं करता जब तक कि एक टाई ना हो। जैसे ही टाई होता है तो वो अपना वोट जो है फिर कास्ट करता है। लेकिन आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है लोकसभा की वो इलेक्ट करते हैं स्पीकर को, रिमूवल में भी उनका ही काम होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उसके हाथ में कहीं ना कहीं स्पीकर का पावर आपको देखने को मिलता है। एक हाउस में ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी स्पीकर का होता है, और साथ साथ उसके रूल्स और प्रोसीजर को इंटरप्रेट करने का काम भी जो है स्पीकर का होता है। और हाउस को जब एडजर्न करना होता है, स्पीकर कहता है, कभी आपने कोई लोकसभा की मीटिंग देखी होगी ऑन RS TV वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि हाउस इज एडजर्न, ये सब बोलने का काम, और जब कोई कोरम बनता नहीं है जब तक कि मीटिंग को सस्पेंड करने का काम, ये सब जो है उनका ही होता है। और आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर स्पीकर किसी भी तरीके का प्रोसीजर मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ऑर्डर लाने के लिए इन द हाउस, वो कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब स्पीकर है सम सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं, पावर जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती इन द कोर्ट। अब उसमें भी देखिए, लोकसभा का स्पीकर इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ राज्यसभा का स्पीकर। वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है आर्टिकल 118(4) के अकॉर्डिंग। जब भी दो सेशन, मतलब जब भी जॉइंट सीटिंग होती है, मैंने आपको अभी बता दिया पार्लियामेंट की, उसमें लोकसभा का स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करेगा, ना कि राज्यसभा का। अब होता ये है कि आपको पता है एक बात, कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है लोअर हाउस, और मनी बिल पास होता है लोअर हाउस से अपर हाउस, ठीक है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उस पर सर्टिफाई करता है कि, क्या सर्टिफाई करता है कि इट इज़ अ मनी बिल, ठीक है। तो ये काम जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, लोकसभा के स्पीकर के पास ये चीज़ होती है, राज्यसभा के स्पीकर के पास नहीं होती है। अगर स्पीकर की पोजीशन इन केस खाली है तो उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का रोल निभाता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसकी भी रिमूवल की बात की जा रही हो तो उस टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू।
अब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं ओथ के बारे में। तो आपको पता है कि ओथ लेनी पड़ती है हर पर्सन को। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था थर्ड शेड्यूल के अंदर सारी अफर्मेशन एंड ओथ्स मेंशन है कि जो भी पर्सन जब भी जो है इलेक्शन लड़ने आता है, ठीक है, उसे ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो ज्वाइन करता है एक जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तब भी ओथ लेते हैं। अब बात करते हैं, हम जब इलेक्शन करते हैं, मतलब हम जब इलेक्ट करते हैं हमारे लीडर्स को लोकसभा के लिए, अक्सर जो चुनाव होते हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द कंट्री। तो ये लोकसभा के चुनाव के लिए जो लीडर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? पहली चीज़ तो ये कि वो सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कि वो 25 ईयर्स की एज होना चाहिए। अब देखिए, जो राज्यसभा की एज थी वो थी 30 ईयर्स, लोकसभा की जो एज है वो है 25 ईयर्स। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ज़्यादा बड़ी एज चाहिए एज़ कम्पेयर टू लोकसभा, ठीक है। देन ही शुड मेक अ ओथ। मैंने आपको अभी बताया, इलेक्शन कमीशन के सामने इनको ओथ लेनी पड़ती है। और ऐसा कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम चीज़ होगी इसमें भी कि ही शुड नॉट बी होल्डिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट बी ऑफ एन अनसाउंड माइंड, ही एंड शी दोनों इंक्लूडेड है। ही शुड not be an undischarged insolvent, should not have acquired citizenship of a foreign state voluntarily, या फिर should not be disqualified under any law, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और इलेक्शन के टाइम पे अगर उसने कोई भी ऐसी करा प्रैक्टिस करा तो उससे भी जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी वजह से उनको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा मिली है, उस केस में भी वो पर्सन जो है इनएलिजिबल हो जाता है। सेकेंडली, उसने पहले तो आपको पता है कि इलेक्शन जब आप फाइल करते हैं तो उस टाइम पे आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, आपको इलेक्शन में हुआ जाने वाला कितना खर्चा आपने किया है, कहाँ पर किया है, वो बताना पड़ता है। वो बात अलग है, हमको पता है कि जो बताया जाता है वो फेक होता है, ठीक है, लेकिन बताना पड़ता है कि कितना आपने खर्च किया, 1 करोड़ 2 करोड़, एक लिमिट रहती है, ठीक है, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। और लेकिन अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो उससे ज़्यादा ही खर्च करती है, बट दैट इज़ जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। लेकिन जिसने नहीं बताया वो भी जो है क्या होता है, इलेक्शन के प्रोसेस के बाहर हो जाता है। साथ साथ आपको ये देखना होता है, वो एक और चीज़, उन्हें कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट पोजीशन में वो इसलिए आ रहा हो ताकि उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर उसे कोई भी तरीके का काम निकलवाना है, इसलिए वो कोई भी जगह का डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रॉफिट कंपनी का। देखिए, अक्सर ऐसे रूल्स होते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अक्सर जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं की कुछ ना कुछ होल्ड करते रहते हैं, प्रॉफिट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहते हैं, बट स्टिल दे कंटेस्ट द इलेक्शन। उन्हें गवर्नमेंट सर्विस से निकाला नहीं गया हो करप्शन के लिए। ये सब कंडीशंस है जब आप इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की। तो स्पीकर जो है वो कभी भी अपने ऑफिस में से रिज़ाइन कर सकता है। बस उसे एक रेजिग्नेशन फाइल करना है डेप्यूटी स्पीकर को, और उसके बाद वो रिज़ाइन कर सकता है। डेप्यूटी स्पीकर भी रिज़ाइन कर सकता है, उसे स्पीकर को जो है रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको बता दिया कि दोनों ऑफिसर्स को आप रिमूव भी कर सकते हो, बट रिमूवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी के द्वारा क्या पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। टर्म की बात करें तो लोकसभा का टर्म 5 ईयर्स का था, और आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि पास हुआ था इमरजेंसी के अंदर 1976 के अंदर बाय इंदिरा गांधी, जब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको 6 ईयर्स कर दिया गया था। बट फिर से जब उनकी गवर्नमेंट हट गई, बाद में जनता पार्टी आ गई, 44th अमेंडमेंट में फिर से इसको ठीक करके 5 साल कर दिया गया, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जैसे भी इलेक्ट होता है, तो उसके 5 साल बाद जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया, उसका जो ऑटोमेटिकली जो है, आप देख सकते हैं कि उसका हाउस जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्शन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर इन केस इमरजेंसी लगा दी गई है तो 1 साल जो है लेट किया जा सकता है, मतलब 1 साल जो है हाउस लाइफ ऑफ द हाउस जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। अगर प्रेसिडेंट इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे इस हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये डिसॉल्व भी हो सकता है। अब आपने एक टर्म सुना होगा कि सरकारें जो है गिर जाती है। सरकारें गिर जाने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर वर्ड होगा, बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं।
पार्लियामेंट क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया, और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर पार्ट, दैट इज पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का भरोसा उठ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर से, ठीक है, हो सकता है कि खुद की पार्टी वाले भी भरोसा, दूसरी वाली पार्टी वाले तो ऑफ कोर्स ही बात है कि अपोजिशन गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन लीडर्स है वो तो भाई बोलेंगे कि भाई हमारा भरोसा नहीं है, बट अगर खुद की पार्टी के लीडर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, हाउस को डिसॉल्व करते हैं और नया इलेक्शन अनाउंस करते हैं। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी है। जैसे कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया था, अगर आप उसको पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट शेल लिखा गया था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि ऑब्लिगेटरी है या नहीं है। तो अब इसमें ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, डिसॉल्व करे लोकसभा को और नया इलेक्शन के लिए जो है मतलब बोले कि नया इलेक्शन आप कंडक्ट करो। लोकसभा सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व करने की बात की जा सकती है, और पूरा हाउस जो है लोकसभा का उसको भी डिसॉल्व करने की बात की जा सकती है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 75(3), उसमें बताया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होती है, देखिए लोकसभा की पावर हमेशा राज्यसभा की पावर से ज़्यादा होती है, इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कि मेन इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर मेकिंग द लॉज, वो लोकसभा को जो है अकाउंटेबल है, ना कि राज्यसभा को। अगर हम बात करें कि दोनों हाउसेस के बीच में लेना देना क्या है, तो लेना देना क्या है वो भी हम समझते हैं, दोनों के बीच में किस तरीके से एग्रीमेंट होता है वो भी हम समझते हैं। जब दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक लग जाता है, डेडलॉक आपको पता है, डेडलॉक यानी कि एक हाउस कह रहा है कि भाई हाँ, एक का हाउस कह रहा है कि नहीं, ठीक है। अब दोनों के बीच में डेडलॉक लग गया है। अब उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई कॉमन कानून है, तो कॉमन कानून रहेगा अगर, तो उसके लिए क्या होगा, एक जॉइंट सेशन बिठाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब बात आती है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई भी तरीके का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। अभी मैंने आपको समझाया था शायद लास्ट वीडियो में अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उसके टाइप्स क्या होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगर वो मैंने आपको नहीं समझाया होगा तो मैं आने वाली वीडियो में कवर करूँगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके की मेजॉरिटीज़ होती है जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। पहले ऐसा हो चुका है 3 बार जब दोनों हाउसेस जो है मिलकर आपस में जो है डिफरेंस रिजॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर ऐसा नहीं होता, क्यों ऐसा नहीं होता है आप अगर समझिए, टेक्निकली समझिए। लोकसभा में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो रहेंगे वो रूलिंग पार्टी के रहेंगे, ठीक है। लोकसभा से जैसे ही कोई बिल पास होता है वो राज्यसभा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर राज्यसभा में भी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स रूलिंग पार्टी के रहे, तो फिर तो कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। अगर इन केस इसका अपोजिट रहा कि राज्यसभा में रूलिंग मेंबर्स की मेजोरिटी नहीं है, अपोजिशन पार्टी मेंबर्स की मेजोरिटी है, उस केस में क्या होता है, जॉइंट सेशन होता है। अब जॉइंट सेशन होने का भी क्या फ़ायदा, अगर आप समझिए टेक्निकली, 550 मेंबर्स हैं तकरीबन लोकसभा के, 250 मेंबर्स है राज्यसभा के, कितने मेंबर्स हुए, 750 मेंबर्स, 750 सॉरी 850 मेंबर्स, 800 मेंबर्स हो गए। 800 मेंबर्स में से 401 मेंबर्स की आपको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है कि लोकसभा के अंदर जो है आप देखेंगे कि लोकसभा का इसमें ज़्यादा से रहेगा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, तो हमेशा रूलिंग पार्टी का जो है से ज़्यादा रहेगा। अब राज्यसभा के कुछ मेंबर्स और जो लोकसभा के कुछ मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी के रहेंगे, वो एक साथ आके क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो फेवर है वो मतलब जो पाप डिसीजन है वो हमेशा क्या जाएगा, रूलिंग पार्टी के उसमें ही जाएगा। तो इसलिए जॉइंट सेशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अब ये जॉइंट सेशन होता है, ये सेंट्रल हॉल में होता है पार्लियामेंट हाउस के, और इसे जो है मैंने आपको बताया लोकसभा स्पीकर जो है वो उसको एड्रेस करता है। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई प्रोविजन ऐड नहीं किया गया है कि अगर मनी बिल पास होता है, मनी बिल के लिए कोई भी तरीके का जॉइंट सेशन की बात नहीं की गई है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी या मनी बिल की बात आएगी, दोनों में जॉइंट सेशन का कोई भी प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में आपको प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है टसल हमें देखने को मिलता है बिटवीन द जुडिशरी एंड द सेंटर, जो कि आपको केशवानंद भारती केस, उसके पहले गोलकनाथ केस, उसके पहले आप देखेंगे 1951 से टशन चल रहा था,
जो फाइनली जाके 1973 में रिजॉल्व हुआ। उसके बाद फिर उसमें और अमेंडमेंट किए गए इमरजेंसी के टाइम पे। फिर उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया इन मनेका गांधी मिनर्वा मिल केस। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट और ये है कि मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस से बिलोंग कर सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं होगा। हर मिनिस्टर का राइट होता है कि वो दोनों भी हाउसेस में मतलब पार्ट ले सकता है, बट उसे जो है वोट करने का जो है मौका वो सिर्फ और सिर्फ उसी हाउस में मिलता है जिस हाउस का वो पार्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो मतलब एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके अंदर जितने दोनों हाउसेस की जो पावर्स होती है वो सेम होती है। कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसपे दोनों सेम होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो होता ये है कि एक तो जब फेडरल लॉ बनाना हो यानी कि स्केड्यूल नंबर 7 में कोई भी तरीके का चेंज करना हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें दोनों की पावर सेम होती है, जैसे इलेक्शन करना ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इमरजेंसी को लगाना, ठीक है। और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के कारण जो है इमरजेंसी को लगाना, एंड आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर जो भी इमरजेंसी लगाई जाएगी उन तीनों कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि किस चीज़ों में जो है दोनों की पावर सेम है और किस चीज़ों में लोकसभा की पावर ज़्यादा है और किस चीज़ों में राज्यसभा की पावर जो है ज़्यादा है। अब पार्लियामेंट की सेशन के बारे में बात करें, 3 सेशंस होते हैं ऑल ओवर ईयर, ठीक है, हर साल। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन, ठीक है। 3 सेशंस होते हैं और ये काम होता है प्रेसिडेंट का कि जब भी सेशन हो, ये काम किसका होता है, मतलब प्रेसिडेंट का होता है कि हर सेशन को समन करे और उसे ये भी इंश्योर करना होता है क्योंकि 3 सेशन है तो हर सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है। ये भी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने हो गए और पार्लियामेंट मिल ही नहीं रही है, डिसाइड ही नहीं कर रही है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर सकता है कि किस टाइम पे जो है सेशन जो है कंडक्ट होगा, मतलब थोड़ा आगे पीछे जो है वो कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं है, देखिए बजट सेशन है तो बजट सेशन तो बजट बनने से पहले ही करना पड़ेगा। 28 फरवरी को बजट पेश होता है तो ऐसा तो नहीं कि मार्च या अप्रैल में जो है बजट सेशन रखा जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम के रिलेटेबल में आपको रखना है। मॉनसून सेशन है तो ऐसा तो नहीं है कि वो दिसंबर में रखा जाएगा, तो वो मतलब थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जो है चीज़ें जो है सेम होती हैं। प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है सेशन को या एडजर्न भी कर सकता है। देखिए टर्मिनेट करना यानी प्रोरोग्यूमेंट करना या फिर एडजर्नमेंट, दोनों डिफरेंट है। प्रोरोग्यूमेंट मतलब ये सेशन खत्म हो चुका है, ठीक है, अब मतलब ये सेशन अब नहीं होगा। और एडजर्न करना यानी थोड़ा टाइम तक पॉज लगा देना, ठीक है, सस्पेंड कर देना, खत्म नहीं हुआ है, वापस जो है इसको शुरुआत की जा सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस जो है ये प्रिविलेज होता है हाउस का। देखिए हाउस को कुछ काम आ गया, ठीक है, हाउस ने बोला भैया अभी हम ये एडजर्न कर रहे हैं, हमें थोड़ा दिन का ब्रेक चाहिए, तो ये हाँ प्रिविलेज किसकी है, हाउस की है। लेकिन प्रोरोगेमेंट ऑफ हाउस जो है ये प्रिविलेज है प्रेसिडेंट की, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट की पावर देखने को मिल रही है कि प्रेसिडेंट जो है क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है ऑफ दी सेशन, ठीक है। अब देखिए कोरम क्या होता है। कोरम मतलब ये होता है कि ऊपर आपने एक टर्म आया होगा कि कोरम के एब्सेंस में स्पीकर जो है क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कोरम मतलब जितने मेंबर्स, बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि कोई मेंबर ही नहीं हो मीटिंग कर दी, ठीक है। तो जितने मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं एक हाउस में मीटिंग के लिए उसे हम कोरम कहते हैं। और दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में कोरम क्या होता है, 1/10 होता है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाउसेस। मतलब समझ लीजिए कि अगर राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 25 मेंबर्स तो प्रेजेंट होना चाहिए, 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे ही अगर लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं तो 55 मेंबर्स तो एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में कोरम जो है नहीं फॉर्म हो पाता है। अब बात करते हैं जॉइंट सेशन की। अक्सर क्या होता है जॉइंट सेशन के बारे में अगर हम देखें तो जॉइंट सेशन तब हो सकता है जब एक जगह से एक हाउस ने बिल पास कर दिया, मैंने आपको समझाया था, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर लिया, ठीक है।
और दूसरा हाउस जो है वो चाहता है कि कुछ अमेंडमेंट चाहिए इस लॉ में। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है आपको देखने को मिलता है कि जॉइंट सेशन जो है कंडक्ट किया जा सकता है। या फिर समझिए ऐसा हुआ कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया और दूसरे हाउस ने 6 महीने तक के वो बिल पास नहीं किया, ठीक है। तो दोनों भी जिस भी केसेस में प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा कि आप लोगों का एक जॉइंट सेशन जो है मैं रखवाना चाहता हूँ ताकि इस बिल पे जो भी डिस्प्यूट है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस ग्रुप से आप ज्वाइन करके जो है आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और इस जो PDF स्टूडेंट्स मांगते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ये आपको ईजीली वहाँ पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और एग्ज़ाम टाइम पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वहाँ पर भेजती रहती हूँ, तो आप जो है से ज्वाइन करके वो स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।